हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीचर सीजन 3 के नेक्स्ट 4 एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आपने इसके पहले वाले 4 एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक है, पहले जाकर उसको देखें। मेरा वादा है ये दमदार सीरीज देखकर आप जोश से भर जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा जैक रीचर टेरेसा नाम की एक लड़की को ढूंढने के लिए सुसैन की हेल्प करता है और जैकरी बैक के बेटे रिचर्ड को किडनैप से बचाने का नाटक करके उसके घर में पहुंच जाता है। लेकिन बिल्लू नशेड़ी को उस पर शक हो जाता है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे बिल्लू नशेड़ी को मारना पड़ता है। लेकिन उनसे गलती ये हो जाती है कि सुसैन बिल्लू नशेड़ी का लैपटॉप अपने साथ ले जाती है, जिसमें उनकी बिजनेस मीटिंग और माल डिलीवरी की पूरी डिटेल थी। फिर जूलियस मैकेब उस लैपटॉप को ट्रैक करवाकर उसको ढूंढने के लिए अपने कुछ आदमी भेजता है और ऑर्डर देता है कि ये लैपटॉप जिसके पास भी हो उसको ठोक दो। वो लैपटॉप सुसैन के पास था, जो कि एक बंद पड़ी फैक्ट्री में टेरेसा को ढूंढने के लिए आई थी। फिर बैक रिचर को भी उसकी लोकेशन बताता है और कहता है कि जिसके पास भी वो लैपटॉप हो उसको मार दो और वो लैपटॉप लेकर सीधा मेरे पास आओ। अब आगे 5th एपिसोड में हम देखते हैं रिचर स्टीवन के पास फोन करता है और पूछता है कि बिल्लू नशेड़ी का लैपटॉप कहाँ है। स्टीवन बताता है कि वो लैपटॉप तो सुसैन के पास है और वो इस समय टेरेसा को ढूंढने के लिए एक फैक्ट्री में गई है। फिर रिचर कहता है कि उसका फोन बंद आ रहा है, जल्दी से उस फैक्ट्री का फोन नंबर पता करके सुसैन को बताओ कि उसकी जान खतरे में है। इतने में बबलू छिछोरा और उसके 2 आदमी फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं और सुसैन को देख लेते हैं, जो कि एक टॉयलेट के बाहर खड़ी होकर विल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो फ्रेश होने के लिए गया था। तभी फैक्ट्री का फोन बजने लगता है। सुसैन कहती है कि इस बंद पड़ी फैक्ट्री में कौन फोन कर रहा होगा। फिर विल कहता है कि हमारे फोन में नेटवर्क नहीं है, शायद हमें ही कोई मैसेज देना चाहता है। फिर सुसैन जब फोन उठाती है तो स्टीवन बताता है कि फौरन वहां से निकलो, आप दोनों की जान खतरे में है। इतने में बबलू छिछोरा और उसके आदमी उन दोनों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। सुसैन और विल भी गोलियों का जवाब गोलियों से ही देते हैं। इतने में रिचर भी वहां पर पहुंच जाता है और भागकर बिल्डिंग के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसका सामना गंजू हटेला से होता है। अब गंजू रिचर को पहचान लेता है कि ये अपना ही आदमी है, इसलिए वो इशारा करता है कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। लेकिन रिचर उसको ठोक देता है। इतने में सुसैन भी एक आदमी को ठोक देती है। अब वहां पर सिर्फ एक ही आदमी बचा था और वो था बबलू छिछोरा। लेकिन तभी रिचर पीछे से आकर सुसैन को पकड़ लेता है और कहता है कि उस आदमी को मत मारना, क्योंकि अगर मैं अकेला ही घर गया तो बॉस को मुझ पर शक हो जाएगा। तुम विल को यहाँ से लेकर भाग जाओ। फिर सुसैन वहाँ से चली जाती है, लेकिन गलती से अपना बैज वहीं पर गिरा देती है, जो कि रिचर को मिल जाता है। फिर सुसैन वहाँ से भागती है और आवाज लगाती है, विल जल्दी से भागो यहाँ से। फिर रिचर हवा में फेक गोलियां चलाता है। इतने में सुसैन और विल वहां से भाग जाते हैं। बबलू छिछोरा भी उनका पीछा करते करते बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। इतने में रिचर उसके सामने गाड़ी रोकता है और कहता है जल्दी बैठो, लेकिन फिर वो जानबूझकर अपनी गाड़ी को कीचड़ में फंसा देता है। फिर बबलू छिछोरा कार से नीचे उतरता है और देखता है कि भागते समय वे लोग बिल्लू नशेड़ी का लैपटॉप वहीं पर फेंक गए और यही तो उन्हें चाहिए था। फिर वे दोनों वापिस घर लौट जाते हैं। फिर रास्ते में बबलू छिछोरा जूलियस मैकेब के पास फोन करके बताता है कि हमारे दुश्मन औरतों और बूढ़ों को काम पर नहीं लगाते और उनके पास जो बंदूकें थी वो सिर्फ गवर्नमेंट ही इशू करती है। जरूर वो लोग फेडरल एजेंट्स होंगे। ये बात सुनकर जूलियस मैकेब फोन काट देता है। दूसरी तरफ सुसैन और विल बियर पीने के लिए जाते हैं। विल कहता है कि अगर टेरेसा इन लोगों के पास है तो यकीनन वो जिंदा नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। लेकिन सुसैन कहती है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो सही सलामत होगी। चलो चलकर काम पर लगते हैं। इतने में रिचर और बबलू छिछोरा भी घर पर पहुंच जाते हैं और अपने साथ लाए हुए अपने ही साथियों की लाशें ठिकाने लगाने के लिए घर के पीछे वाले बीच पर पहुंच जाते हैं। बबलू छिछोरा बताता है कि यहाँ पर लहरें बहुत ही तेज आती हैं, इतनी तेज कि अपने साथ हाथी को भी बहा कर ले जाएं। फिर वो कहता है कि तुम पोली से थोड़ा बचकर रहना, वरना वो तुम्हें जान से मार देगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस फौलादी शरीर को मुझे ही ठिकाने लगाना पड़े। फिर अकेले में जाकर रिचर सुसैन के पास फोन करता है। सुसैन कहती है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। रिचर कहता है अच्छे लोगों की जान बचाने
जाने के लिए शुक्रिया नहीं कहते। फिर रिचर पूछता है कि आगे का क्या प्लान है। सुसैन बताती है कि विल अपने लिए दूसरी कार लेने गया है ताकि हम दोनों अलग अलग जाकर टेरेसा को ढूंढ सकें। मैंने उस लैपटॉप में से मैकेब के 5 और ठिकाने देख लिए थे। अगर किस्मत अच्छी रही तो टेरेसा हमें मिल जाएगी। फिर रिचर बताता है कि मेरे पास तुम्हारा बैज है। सुसैन कहती है अगली बार मिलोगे तो मुझे दे देना। तभी बैक रिचर को आवाज लगाता है और बताता है कि मैकेब ने अपने 2 बंदे यहाँ पर भेजे हैं जो कि किचन में है। तुम मेरे हेड ऑफ सिक्योरिटी हो, जाकर मिलो उनसे। मैकेब इस समय तिल मिलाया हुआ है। फिर रिचर किचन में जाता है और उन दोनों आदमियों के साथ बैठकर कॉफी पीने लगता है। फिर उनमें से गंजा आदमी एना का मजाक उड़ाने लगता है। फिर जब एना उसको पलटकर जवाब देती है तो वो आदमी उसको मारने के लिए जैसे ही खड़ा होता है, रिचर एक फटके में उसको बेहोश कर देता है। फिर वो कल्लू से पूछता है क्या तुम्हें भी मार खानी है? कल्लू कहता है नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर रिचर अपने रूम में जाता है और सुसैन का बैच अपने पिलो के अंदर छुपा देता है। तभी कोई उसके रूम का दरवाजा खटखटाता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो बाहर एक प्लेट में पेस्ट्री पड़ी हुई थी और साथ में एक पेपर पर थैंक यू भी लिखा हुआ था। इसका मतलब ये पेस्ट्री एना ने ही वहाँ पर छोड़ी थी। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड कूपर स्टीवन को कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ खोल सकते हो? मैं इस समय बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हूँ। देखो दोस्त, हम दोनों इतने दिनों से साथ में हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं। अगर तुम मेरे हाथ खोलकर मुझे खाने नहीं दे सकते तो कम से कम एक सिगरेट तो पिला ही सकते हो। प्लीज मान जाओ यार, तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। फिर थोड़ा सोचने के बाद स्टीवन कहता है सिर्फ एक बार। फिर जब वो सिगरेट लेने के लिए जाता है तो कूपर टेबल पर पड़ी अल्कोहल वाली दवा की एक घूंट पी लेता है और फिर जैसे ही स्टीवन उसकी सिगरेट जलाने लगता है तो कूपर अल्कोहल को लाइटर के ऊपर थूक देता है। फिर चेहरा जलने के कारण स्टीवन नीचे गिर जाता है और कूपर लाते ही लाते मारकर उसकी खोपड़ी कुचल देता है और उसको जान से मार देता है। कुछ ही देर बाद सुसैन भी वहां पर पहुंच जाती है। फिर जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि कूपर स्टीवन को मार के वहां से भाग गया है। फिर वो रिचर के पास फोन करती है और बताती है कि कूपर स्टीवन को जान से मारकर भाग गया है। तुम फौरन वहां से निकलो क्योंकि उसने बैक को बता दिया होगा कि उसकी किडनैपिंग सिर्फ एक नाटक थी। रिचर कहता है अगर वो बता देता तो अब तक पोली मेरा सर उखाड़ चुका होता। क्या वो अपना फोन भी साथ ले गया? सुसैन कहती है नहीं, उसका फोन दूसरे रूम में पड़ा है। फिर रिचर कहता है इसका मतलब उसने अब तक फोन नहीं किया क्योंकि आमतौर पर हम लोग नंबर याद ही नहीं करते बल्कि मोबाइल में सेव करते हैं। वो फोन करने की बजाय सीधा वहां पर आएगा। इस वक्त विल कहाँ है? मुझे उसकी हेल्प चाहिए और तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, पूरे शहर की लाइट बंद कर दो। फिर वो विल के पास फोन करके उसको बैक के घर के पास बुलाता है और बताता है कि कूपर स्टीवन को मार के वहां से भाग गया है। तुम जल्दी से यहाँ आकर मेरी हेल्प करो वरना लड़के की कुर्बानी बेकार जाएगी। इतने में सुसैन पावर प्लांट पहुंच जाती है और वहां से एक ट्रांसफार्मर को उड़ा देती है जिसके कारण पूरे शहर की लाइट बंद हो जाती है, बैक के घर की भी, और उसके घर का मेन दरवाजा अपने आप ही खुलने लगता है। तभी घर के अंदर बैक पूछता है कि आज लाइट कैसे चली गई? रिचर कहता है शायद किसी ने हमारी लाइट काट दी होगी क्योंकि हमने पिछले 24 घंटों में उनके काफी आदमियों को मारा है। अब शायद वो यहाँ आकर आपके बेटे पर हमला कर दे। तभी वहाँ पर पोली आता है और बताता है कि पूरे घर की लाइट चली गई है, बिना बिजली के गेट अपने आप खुल जाता है। फिर रिचर पूछता है तुम यहाँ हो तो गेट पर कौन है? पोली बताता है कि मैं मैकेब के नए आदमियों को वहाँ छोड़कर आया हूँ। फिर बैक कहता है कि तुम जल्दी से वहाँ जाओ, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैकेब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर रिचर कहता है कि मैं सड़क पर आगे तक देख कर आता हूँ क्योंकि यहाँ आने का एक ही रास्ता है, गुंडों को यहाँ पर आने से पहले मुझसे भिड़ना होगा। फिर रिचर कार लेकर घर से निकल जाता है। तभी बैक के पास मैकेब का फोन आता है और बैक को आदेश देता है कि पूरे स्टाफ की तलाशी ली जाए। फिर बैक मैकेब के आदमियों को कहता है कि सबके रूम्स की तलाशी लो, ये बॉस का ऑर्डर है। उनको लगता है कि गद्दार घर में ही है। फिर उनमें से एक गुंडा एना के रूम में जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। फिर घर के पूरे स्टाफ को बेसमेंट में भेजकर उनके रूम की तलाशी ली जाती है, यहाँ तक कि पिलो की भी। इतने में रिचर विल के पास पहुंच जाता है और उसके साथ मिलकर उसकी गाड़ी को सड़क के बीच में ही पलट देता है ताकि इस रास्ते से कोई भी आए जाए तो उसको यहीं पर रुकना पड़े। रिचर को पूरा यकीन था कि कूपर यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए वो विल को वापस कार के अंदर जाने को कहता है और खुद झाड़ियों में छुप जाता है। फिर कार में लेटने के बाद विल कहता है कि 5 महीने बाद मैं रिटायर होने वाला था, लेकिन अब लगता है कि रिटायर होने से पहले ही ऊपर पहुंच जाऊंगा। फिर रिचर कहता है कि वो जरूर यहाँ पर आकर ब्रेक लगाएगा। इतने में वहाँ पर कूपर भी आ जाता है और सड़क के बीच में पलटी हुई कार को देखकर अपनी कार रोक लेता है। फिर वो ये सोचकर कि जरूर ये बॉस का ही कोई आदमी होगा, वो हेल्प करने के लिए नीचे उतरता है। फिर जैसे ही वो झुककर कार के अंदर देखता
लगता है। रिचर उसको ठोक देता है। फिर रिचर कहता है कि मुझे बैग के पास वापस जाना होगा, इससे पहले कि वो मुझे ढूंढने के लिए किसी और को भेजे। फिर वापस जाते समय वो सुसैन के पास कॉल करता है और कहता है कि पावर काटने के लिए शुक्रिया, अगर तुम पावर नहीं काटती तो कूपर घर पहुंच गया होता और फिर वो सब लोग मिलकर मुझे मार देते। फिर सुसैन कहती है कि एक अच्छे इंसान की जान बचाना कोई तारीफ की बात नहीं होती। फिर घर पहुंचने के बाद वो लालटेन उठाता है और देखता है कि घर में कोई भी नहीं है। फिर जब वो ऑफिस में जाता है तो देखता है सब लोग वहीं पर मौजूद हैं। फिर बैक पूछता है पता चला लाइट क्यों गई है। रिचर कहता है रेडियो पर सुना था, किसी नशेड़ी ने ट्रांसफार्मर फूंक दिया है, पूरे शहर की लाइट बंद है। फिर बैक बताता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो बॉस के ऑर्डर पर हमने पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी लेने पर मुझे पता चला कि मैंने एक ऐसे शख्स को अपने घर पर काम करने दिया जो FBI के लिए काम किया करता था। ये बात सुनकर रिचर अपने पास पड़ी हुई घड़ी उठा लेता है, क्योंकि मुसीबत के समय ये किसी भी चीज को हथियार बना सकता है। फिर उसका बॉस उसको एक फोन दिखाता है और बताता है कि हमें ये फोन हमारी मेड एना के रूम से मिला है, वो हमारे बिजनेस की बातें बाहर पहुंचाया करती थी। ये बात सुनकर रिचर घड़ी वापस रख देता है। बैक कहता है कि मैकेब इसका इल्जाम मुझ पर ही लगाएगा, क्योंकि मैंने ही एना को नौकरी पर रखा था। फिर रिचर कहता है कि मैं उससे बात करूंगा, क्योंकि मुझे इंटेरोगेशन करके जानकारी निकालना आता है। फिर बबलू छिछोरा बताता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, पोली ने उस लड़की को मार दिया। पोली कहता है मैंने तो बस हल्का सा हाथ टच किया था। फिर रिचर कहता है अब मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुमने जानकारी निकालने से पहले ही सोर्स को खत्म कर दिया। ये एक बेवकूफ की बेवकूफी भरी हरकत थी। फिर रिचर उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और बदले में वो राक्षस रिचर को मुक्का मारता है। पोली को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन रिचर की हालत खराब हो जाती है। पोली के एक मुक्के ने रिचर के दांत हिला दिए थे। तभी उसको बबलू छिछोरे की आवाज आती है, जल्दी आओ हमारे लिए एक काम है। फिर बबलू छिछोरा कहता है कि पोली चाहता तो तुम्हारा भूरता बना सकता था, तुम्हारी किस्मत अच्छी है तुम बच गए, और मेरी भी, वरना मैं कैसे तुम्हारे भारी भरकम शरीर को ठिकाने लगाता। फिर वो कहता है कि इस घर के बाकी लोगों के सामने उस लड़की के मरने की कोई बात मत करना, क्योंकि किसी को भी उसके बारे में नहीं पता। सबको ये पता है कि वो चोरी करते वक्त पकड़ी गई और उसको काम से निकाल दिया गया। फिर वे दोनों एना की लाश के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको उसकी लाश ठिकाने लगानी थी। बिल्लू छिछोरा लगातार बकबक किए जा रहा था, इसलिए रिचर का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसके पेट में एक जोरदार घूसा जड़ देता है। फिर रिचर कहता है कि अब मुझे तुम्हारी बकबक बंद करने का स्विच मिल गया है। फिर रात के समय रिचर से मिलने के लिए रिचर्ड आता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम पोली से डर रहे हो। रिचर कहता है मैं उससे नहीं डरता, बस मैं उस समय तैयार नहीं था। फिर रिचर कहता है अगर डरने से जान बचती है तो डरना जायज है। फिर उसके जाने के बाद रिचर सुसैन के पास कॉल करता है और बताता है कि घर की मेड ATF से थी, इसलिए इन लोगों ने उसको जान से मार दिया। ये लोग गन्स का धंधा करते हैं, ड्रग्स का नहीं, इसलिए उस दिन वो कुत्ता भी सूंघकर कुछ नहीं समझ पाया, क्योंकि ट्रक में ड्रग्स थे ही नहीं, गन्स थी। सुसैन कहती है जब इन लोगों ने ये जानते हुए भी कि वो मेड FBI से है उसको जान से मार दिया, तो इन लोगों ने टेरेसा के साथ क्या किया होगा। फिर अगली सुबह रिचर के पास बैक आता है और पूछता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है तुम सारी रात सोए नहीं। रिचर कहता है नहीं सोया। फिर बैक कहता है तुम जाकर अपना हुलिया सुधारो, हमें जूलियस मैकेब ने बुलाया है। फिर अपने बॉस के पास जाने के बाद वो ये बात सुसैन को बताता है। सुसैन कहती है तुम चिंता मत करो, बस फोन को जेब के अंदर ऑन रखना, मैं वहीं आसपास ही मिलूंगी, मैं तुम पर नजर रखूंगी, और अगर तुम पर जरा सी भी आंच आई तो हम दोनों फौरन अंदर आ जाएंगे। रिचर कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे आसपास पेशेवर हथियारे होंगे, बस एक बार क्वीन मेरे सामने आ जाए फिर वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। फिर सुसैन कहती है रिचर ये खुदकुशी होगी, और अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो टेरेसा को कौन बचाएगा। रिचर कहता है टेरेसा के जिंदे होने के चांस 0 है, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा फोन ऑन रहेगा। फिर रास्ते में रिचर बैक से पूछता है क्या आपको अक्सर ही ऐसे बुलाया जाता है। बैक कहता है नहीं, आज कुछ अलग है। फिर रिचर पूछता है आपको क्या लगता है हम अंदर जाकर जिंदा बाहर आएंगे। बैक कहता है मैं नहीं जानता। इतने में वे दोनों जूलियस मैकेब के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। उस समय पोली भी उनके साथ आया था। फिर वे सभी गोडाउन के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर रिचर देखता है कि चारों तरफ हथियार ही हथियार पड़े हैं। फिर बैक पूछता है क्या तुम बॉस से मिलने को तैयार हो। रिचर कहता है हाँ, इस समय का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
6th एपिसोड में हम देखते हैं जब रिचर और बैग जूलियस मैकेब के अड्डे पर जाते हैं तो वहाँ पर क्वीन आता है, जो कि फिलहाल जूलियस मैकेब के नाम से ही जी रहा था। उसको देखकर रिचर अपनी गन तैयार कर लेता है, लेकिन जूलियस रिचर को पहचानता ही नहीं, बल्कि वो तो बैग को डांटता है कि कौन बेवकूफ बिना जांच पड़ताल किए अपने घर की सफाई के लिए एटीएफ एजेंट को हायर करता है। तुम तो बहुत ही बेवकूफ निकले। फिर बैग कहता है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, इसलिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। जूलियस कहता है, तुम कमजोर आदमी हो, एक दिन तुम सबको मरवाओगे। दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हें अभी की अभी ठोक दूं, लेकिन बायर्स तुम्हें जानते हैं और वो तुमसे ही सौदा करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर जूलियस का एक आदमी आता है, जो कि अपने साथ एक ड्रेस लेकर आया था। उसको देखकर सुसैन समझ जाती है कि जरूर ये ड्रेस ट्रेसा के लिए ही मंगवाई होगी। फिर वो ड्रेस के ऊपर से टेलर का नाम पढ़ लेती है। तभी जूलियस कहता है, बैग तुमने एक काम तो अच्छा किया जो इस पहलवान को हायर कर लिया। इसी ने बिल्लू नशेड़ी को मारा और उसका लैपटॉप भी लेकर आया। तुम्हारा नाम क्या है पहलवान? फिर रिचर अपनी गन वापस रख लेता है और कहता है, जैक रिचर। इसका मतलब ये था कि जूलियस को सच में एमनेसिया है, यानी इसको पिछली कोई बात याद नहीं थी। तभी जब वो आदमी ड्रेस लेकर वहाँ से गुजरता है तो जूलियस कहता है, क्या तुम देखना चाहोगे ये ड्रेस किसके लिए मंगवाई है? चलो छोड़ो, वो यहाँ नहीं है, उसको भी इसी बेवकूफ ने हायर किया था। फिर उसने कुछ ऐसा सुन लिया जो उसको नहीं सुनना चाहिए था। मैं तो कब का उसे मार देता, लेकिन उसके लाल बालों ने उसको बचा लिया, क्योंकि हमारे एक क्लाइंट को लाल बालों वाली पसंद है। अब ये बात सुसैन को भी पता चल जाती है कि ये डील में टेरेसा को भी साथ में ही बेचने वाले हैं। तभी वहाँ पर रशियन माफिया आ जाता है। फिर जूलियस रिचर को समझाता है कि मेरे पीछे रहना और खौफ का माहौल बनाए रखना। सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, जब तक मैं ना कहूँ बंदूक मत निकालना। फिर वो सब लोग बाहर चले जाते हैं। तभी जूलियस का एक आदमी नोटों से भरा हुआ बैग लेकर माफिया की डिग्गी में रख देता है। फिर जूलियस माफिया को कहता है कि मैं पूरे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, बैग में सिर्फ इंटरेस्ट है। फिर रशियन माफिया कहता है, हमारी ये डील नहीं हुई थी। फिर जूलियस कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। आप फिक्र मत करो, आपको पैसा मिल जाएगा। फिर माफिया कहता है, फिक्र करने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जूलियस रिचर को कहता है, इस बेवकूफ को लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर वो बबलू छिछोरा को कहता है कि माफिया ऐसी गलती दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए आर्लिंगटन में मेरे आदमियों के साथ कांटेक्ट करो। जो भी मेरे बारे में जानकारी जुटा रहा है उन सब का पता लगाओ। तभी रास्ते में रिचर बैग से पूछता है कि वो आदमी कौन था। बैग बताता है कि जब जूलियस यहाँ पर आया तो उसको पैसों की जरूरत थी। फिर उसने बैंक के पास ना जाकर रशियन माफिया से पैसे उधार लिए। फिर रिचर कहता है, आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो, आप भी हथियारों का गैर कानूनी धंधा किया करते थे, बस आपका धंधा आपसे बड़े स्मगलर ने हथिया लिया। रिचर्ड के साथ जो कुछ भी हुआ आपकी ही वजह से हुआ, इसलिए उसको सच्चाई जानने का हक है। फिर बैग बताता है कि मैं सिर्फ उसका सामान डिलीवर करता हूँ ताकि मैं और मेरा बेटा जिंदा रहें। और रही बात रशियन माफिया की, अगर जूलियस ने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो एक झटके में जूलियस को मरवा देगा, और अगर जूलियस ने उसको मरवाना चाहा तो रशियंस की पूरी गैंग एक दिन में उसका तख्ता पलट कर रख देगी। फिर रिचर पूछता है कि अब तक वो अपना कर्ज टाइम पर क्यों नहीं चुका पाया। बैग बताता है कि रेड सी में तूफान के चलते वो अपनी शिपमेंट समय पर नहीं पहुंचा पाया, जिसके कारण बायर्स नाराज हो गए। उसने बड़ी ही मुश्किल से कुछ बायर्स को संभाला हुआ है, इसीलिए अब वो थोड़ा घबराया हुआ है और हम पर गुस्सा है। रिचर कहता है, हम पर नहीं, आप पर, मुझे तो वो पसंद करता है। दूसरी तरफ जूलियस अपने घर जा रहा था। फिर सुसैन कहती है, चलो हम भी इसका पीछा करते हैं, लेकिन बिल उसको रोक देता है और कहता है कि हम सिर्फ दो हैं और उसके पास पूरी फौज। फिर वो दोनों उस टेलर के पास जाते हैं जहाँ से वो ड्रेस बनवा कर लाए थे। फिर सुसैन पूछती है कि आज सुबह यहाँ से एक ग्रीन ड्रेस बनकर गई थी, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? टेलर कहता है, वो ड्रेस स्पेशल लाल बालों वाली लड़की के लिए बनवाई गई थी। वो लड़की यहाँ नहीं आ सकती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे सिर्फ उसका माप बताया था और कहा कि ऐसी ड्रेस बना कर दो जो लाल बालों वाली लड़की को सूट करे। फिर सुसैन कहती है कि आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा। फिर टेलर कहता है, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया तो था और कहा कि काम खत्म होने के बाद उस पर फोन कर देना, लेकिन वो पहले ही आकर ड्रेस ले गए। दूसरी तरफ रिचर और बैग घर पहुंच जाते हैं। कार पार्क करने के बाद रिचर देखता है कि रिचर्ड बीच की तरफ जा रहा है। फिर वो अपने फोन में मैसेज करके सुसैन को मार्केट में मिलने के लिए बुलाता है और उसके बाद वो सीधा रिचर्ड के पास पहुंच जाता है। रिचर्ड पूछता है, क्या सोच रहे हो बच्चे? फिर रिचर्ड कहता है कि एक दिन यहाँ मेरे पापा के द्वारा फेंकी गई लाशों में एक लाश मेरी भी होगी। फिर रिचर्ड कहता है कि इसमें तुम्हारे पापा का कोई कसूर नहीं, जो कुछ भी कर रहा है वो जूलियस ही कर रहा है। चलो तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, क्यों ना हम शहर चलकर उनकी गन को ठीक करवा लाएं, जो उस दिन तुम्हारे स्कूल वाले दोस्तों ने तोड़ दी थी। फिर मार्केट जाकर वो रिचर्ड को कहता है, तुम जाकर गन ठीक करवाओ, मैं कॉफी पीकर अभी आता हूँ।
फिर वो पतली गली में सुसैन से मिलने के लिए जाता है और उसको उसका बैच वापस लौटाता है। सुसैन बताती है कि क्वीन ने जहाँ से ड्रेस बनवाई थी, हमने उस जगह पर जाकर पता किया तो हमें एक फोन नंबर मिला, लेकिन वो फोन नंबर अनट्रेसेबल है, लेकिन मैं उस नंबर की लॉग डिटेल निकलवा कर रहूंगी। फिर रिचर्ड सुसैन को वो सारी बात बताता है जो उसको बैक ने बताई थी। फिर सुसैन कहती है कि तुम तब तक क्वीन को मत मारना जब तक टेरेसा का पता ना चल जाए। रिचर्ड कहता है अगर मैं मारना चाहता तो सुबह ही मार देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। फिर सुसैन उसकी बात पूरी सुने बिना अचानक से उसको चूम लेती है। फिर वो रिचर्ड पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये मैंने क्या किया, आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। रिचर्ड कहता है ठीक है, लेकिन ये सब तुमने किया है, मैंने नहीं। इतने में वहाँ पर विल भी आ जाता है। उसको देखकर रिचर्ड कहता है तुम इसको साथ क्यों लेकर आई, मैंने कहा था तुम सिर्फ अकेली आना। इतने में वहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और कहता है कि ये तो वही पुलिस वाला है ना जिसको तुमने मार दिया था। रिचर्ड कहता है हो गई प्रॉब्लम। फिर घर वापस जाते समय रिचर्ड से बहुत सारे सवाल जवाब करता है। उसकी बकबक सुनकर रिचर्ड का दिमाग घूम जाता है और वो अपनी कार रोककर गुस्से में कार से बाहर निकलता है और रिचर्ड को कार से बाहर खींचकर समझाता है कि ये सब तुम्हारे पापा के ऑर्गेनाइजेशन में घुसने का तरीका था। मैं एक लड़की को ढूंढने के लिए तुम्हारे घर में आया था और तुम्हारे घर के तहखाने में मुझे उसकी ईयररिंग मिली। फिर रिचर्ड कहता है कि मुझे लगता है इसके पीछे जूलियस का ही हाथ होगा। फिर रिचर्ड कहता है अगर वो जूलियस का काम हुआ तो मैं मार दूंगा उसे। उसने तुम दोनों बाप बेटा को अपने अंगूठे के नीचे दबा रखा है। बस मैं ही हूँ जो तुमको आजाद करवा सकता हूँ। बस तुम्हें मेरा राज रखना होगा, वरना वैसे भी तुम जैसे लूजर बच्चे मुझे ज्यादा पसंद नहीं। फिर जब वो दोनों अपने घर जाते हैं तो बैक अपने बेटे को टैक्सीडो देता है और कहता है पार्टी का थीम ब्लैक टाई है और कुछ नहीं चलेगा। फिर वो अपने बेटे का लटका हुआ चेहरा देखकर पूछता है तुम सैड क्यों हो, क्या शहर में कुछ हुआ है। फिर रिचर्ड मौका संभालते हुए कहता है कि आज फिर से मुझे उन्हीं बच्चों ने परेशान किया, लेकिन उन्हें संभालने के लिए रिचर्ड था। फिर जब वो दोनों जाने लगते हैं तो बैक रिचर्ड को कहता है कि तुम रिचर्ड के बाप बनने की कोशिश मत करो, अगर कोई मेरे बेटे को परेशान कर रहा है तो मैं उसे संभाल सकता हूँ। फिर रिचर्ड कहता है आप दोनों का ख्याल रखना ही मेरा काम है, आप इसी बात के तो पैसे देते हैं। फिर बैक कहता है तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि तुम्हें भी गोली लग सकती है, लेकिन रिचर्ड को गोलियों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं वर्जीनिया में एक बूढ़ा एक सोल्जर के घर पर आकर दरवाजा खटखटाता है। फिर जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर से दो गुंडे उसके पड़ोसी को लेकर अंदर आ जाते हैं। फिर अंदर आते ही वो उस बूढ़े को ठोक देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जूलियस के पास फोन करता है और कहता है कि अब ये फौजी हमारे कब्जे में है, हमारे बाकी के साथी भी शिकागो से आते ही होंगे। अब कहानी जाती है शिकागो में, जहाँ पर नीली रहा करती थी। दोस्तों अगर आप लोग नीली के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये रिचर्ड की पक्की वाली दोस्त है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये किसी को भी मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती। ये भी फौज में थी और हर मिशन में रिचर्ड के साथ होती थी। इस समय नीली अपने घर में थी और अपने लिए कॉफी बना रही थी। तभी उसको बाहर से किसी के आने की आहट होती है। फिर वो गौर करती है कि दो गुंडे हाथ में गन लिए उसी को मारने के लिए आए हुए हैं, लेकिन तभी ओवन का टाइम खत्म हो जाता है और उसमें से बजर बजता है, जिसके कारण वो दोनों गुंडे अलर्ट हो जाते हैं। फिर वो दोनों दबे पांव किचन की तरफ जाने लगते हैं। फिर उनमें से एक गुंडा जैसे ही किचन के अंदर जाता है, नीली गरम गरम कॉफी वाले कप से उसको हिट करती है। फिर वो भागकर अपने कंप्यूटर के पास जाती है और उसमें से प्रिंट के लिए एक कमांड देती है। फिर प्रिंटर में से जैसे ही प्रिंट निकलने शुरू हो जाते हैं, वो दोनों किलर प्रिंटर के पास पहुंच जाते हैं। फिर मौका देखकर नीली भागकर अपने ऑफिस में जाती है क्योंकि उसकी गन वहीं पर पड़ी थी। फिर वो अपनी गन लेती है और उनमें से एक किलर को ठोक देती है। दूसरे वाला भागकर कहीं छिप जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों किलर सोल्जर को पीट रहे थे। फिर वो पूछते हैं कि तुमको जूलियस की कार की नंबर प्लेट किसने ट्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन वो फौजी नहीं बताता कि रिचर्ड ने कहा था। दोस्तों ये वही फौजी है जो 110th यूनिट में काम करता है और रिचर्ड ने इसको ही जूलियस की कार की नंबर प्लेट का पता लगाने के लिए कहा था। फिर जूलियस अपने आदमियों को कहता है कि ये फौजी अपनी जुबान नहीं खोलेगा, एक काम करो इसको चीर कर इसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दो, मैं इसको आसान मौत नहीं दूंगा। दूसरी तरफ नीली ने भी दूसरे किलर के पेट में गोलियां मार दी थी। फिर वो किलर कहता है प्लीज तुम 911 पर कॉल कर दो, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। फिर नीली खाने का सामान लेकर उसके सामने ही बैठ जाती है और उसको मरता हुआ देखने लगती है। वो किलर फिर से रिक्वेस्ट करता है प्लीज 911 पर कॉल कर दो, लेकिन अब की बार नीली कहती है कि एक शर्त पर, पहले तुम मुझे उस आदमी का नाम बताओ
जिसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा था। फिर वो बताता है कि हमें कास्टपोलोस ने हायर किया था ये पता करने के लिए कि तुम बिल्लू नशेड़ी, पॉली और ड्यूक को क्यों ढूंढ रही थी। फिर नीली रिचर के पास फोन करती है और बताती है कि 2 प्रोफेशनल किलर्स ने मुझे मारने की नाकाम कोशिश की है, क्या उनको क्वीन ने भेजा है। ये बात सुनकर रिचर कहता है अगर उसने तुम्हारे पास 2 गुंडों को भेजा है तो इसका मतलब वो हर उस इंसान के पास गुंडे भेजेगा जिसने उसकी तलाश की। मुझे जाना होगा। वो गुंडा फिर से रिक्वेस्ट करता है प्लीज पुलिस या एम्बुलेंस को बुला दो। फिर नीली को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो 911 पर कॉल करके एड्रेस बताती है और बताती है कि हाईवे पर एक आदमी को गोलियां लगी है। फिर नीली उस गुंडे को कहती है कि 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, लेकिन तब तक तुम मर चुके होगे। दूसरी तरफ रिचर 110th ऑफिस में फोन करता है और कहता है कि मुझे ऑफिसर पावेल से बात करनी है, लेकिन ऑफिसर कहती है कि आज वो लेट हो गए हैं। वैसे तुम कौन बोल रहे हो? फिर रिचर बताता है कि मैं रिटायर्ड मेजर जैक रिचर बोल रहा हूँ। किसी को जल्दी पावेल के घर पर भेजो और कम से कम 3 बंदों को भेजना हथियारों के साथ। फिर जैसे ही रात होती है बैक के घर पर जूलियस आ जाता है और गुस्से में बैक के पास जाता है। फिर वो पूछता है कि अब तुमने मिलिट्री में किससे पंगा लिया है, क्योंकि कोई गधा मेरे बारे में छानबीन कर रहा है। वो जो भी है 110th यूनिट से है। फिर बैक बताता है कि पहले रिचर भी 110th यूनिट में ही था। ये बात सुनकर जूलियस कहता है जाओ पोली और उसकी खोपड़ी उड़ा दो। फिर जब पोली उसके रूम में जाता है तो देखता है कि रिचर वहाँ पर है ही नहीं। खिड़की में से झांकने पर पता चलता है कि वो वहाँ से भाग गया। फिर रिचर जाता है गैराज में और वहाँ से एक कार की चाबी लेकर बाकी की सभी कारों के टायर पंचर कर देता है। फिर वो एक कार लेकर गैराज का दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जूलियस के आदमी उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। गोलियों के बीच से होता हुआ रिचर घर का दरवाजा तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर थोड़ी दूर जाकर उसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए वो सुसैन के पास कॉल करके उसको हेल्प के लिए बुलाता है। तभी जूलियस के गुंडे एटीवी लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। फिर सुसैन भी रिचर को बचाने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। इतने में रिचर भागकर जंगल के बीच में चला जाता है। फिर वो गुंडे रिचर के पीछे पीछे जंगल में ही आ जाते हैं, लेकिन रिचर लगातार उन पर गोलियां चलाकर 2 गुंडों को ठिकाने लगा देता है। फिर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और अचानक से आकर एटीवी की लाइट पर गोलियां मार देता है। फिर उन गुंडों को लगता है कि रिचर भाग गया, लेकिन रिचर भागा नहीं था, बल्कि वो पास में पड़े कीचड़ को अपनी बॉडी पर लगा लेता है ताकि वो अंधेरे में दिखाई ना दे। फिर वो गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाता है और घात लगाकर उन दोनों को भी मार देता है। फिर रिचर चलते चलते पास के एक गांव में पहुंच जाता है और देखता है कि पूरा का पूरा गांव बंद पड़ा है, लेकिन एक लॉन्ड्री शॉप अभी भी खुली थी। फिर वो उस लॉन्ड्री शॉप के अंदर जाता है और पैसे देकर कहता है शॉप क्लोज करने का समय हो गया है। दूसरी तरफ जब पॉली जंगल में आता है तो देखता है कि उसके सारे आदमी मारे गए। फिर वो रिचर को ढूंढते ढूंढते गांव में भी पहुंच जाता है, लेकिन रिचर का कहीं भी नामो निशान नहीं था, इसलिए वो वापस चला जाता है। उस समय रिचर लॉन्ड्री शॉप के अंदर अपने कपड़े धो रहा था। तभी वो बूढ़े पति पत्नी रिचर के लिए कॉफी बनाकर लाते हैं। रिचर कहता है आज काफी दिनों बाद अच्छी कॉफी पी है, वरना अमीरों के घर में तो बिल्ली के पिछवाड़े से निकली हुई कॉफी ही पीने को मिलती थी। अगले सीन में हम देखते हैं पॉली जब घर वापस लौटता है तो जूलियस को जाकर बताता है कि रिचर ने अपने सारे आदमियों को मार दिया है। फिर वो पॉली को कहता है कि जाकर रिचर को लेकर आओ। बैक कहता है मेरे बेटे को इन सबसे दूर रखो, रिचर को मैंने हायर किया था, लेकिन जूलियस उसको चुप रहने के लिए कहता है। इतने में पॉली रिचर्ड को लेकर आ जाता है। फिर वो रिचर्ड के सामने ही उसके बाप के कान के नीचे एक थप्पड़ देता है और कहता है कि आज मेरा पूरा दिन मूड खराब रहा है, इसलिए अब मुझे एंटरटेनमेंट की जरूरत है। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक गन और एक गोली निकालता है और टेबल पर रख देता है। फिर वो रिचर्ड को फोर्स करता है कि चलो रशियन रूलेट खेलकर मेरा मनोरंजन करो। फिर वो गन के अंदर गोली डालने लगता है, लेकिन बैक उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि प्लीज तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो। लेकिन जूलियस कहता है अगर तुम चुप नहीं हुए तो खेलने की बजाय मैं सीधा ही ठोक दूंगा। फिर वो रिचर्ड के हाथ में गन थमा देता है और कहता है जल्दी कर, लेकिन रिचर्ड जूलियस की तरफ ही गन तान देता है। जूलियस कहता है अब तुम में इतना दम आ गया कि तू मुझे मारेगा, तेरे पास मुझे मारने के लिए सिर्फ 20% चांस है, और मान ले तूने मुझे मार भी दिया तो पोली पहले तेरे बाप को मारेगा और फिर तुझे। तू भी अपने बाप की तरह लाचार है। चल अब तू इस गन को अपनी खोपड़ी पर रख और दबा दे घोड़ा। फिर रिचर्ड अपने सिर पर गन रखकर घोड़ा दबा देता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि गोली नहीं
चलती। फिर जूलियस कहता है अब दोबारा ट्राई कर, और फिर तीसरी बार, तुम्हें रुकना नहीं है। फिर बैक चिल्लाकर कहता है प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। ये बात सुनकर जूलियस उसके हाथ से गन ले लेता है और कहता है कि मुझे मैचिंग सेट पसंद है। उसका इशारा रिचर्ड के दूसरे कान की तरफ था। दूसरी तरफ सुसैन रिचर्ड को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। फिर विल कहता है कि अब तो हद हो गई है, क्या हम रशियंस के साथ भिड़ेंगे? एक काम करते हैं, हम अपनी पूरी टीम लेते हैं और उनके अड्डों पर छापा मारते हैं। फिर हम उनका सारा माल जब्त कर लेंगे और उन सबको अंदर डाल देंगे। फिर रिचर्ड कहता है कि मैं बैक के घर से कई घंटों पहले भागा था, अब तक तो उन्होंने सभी बंदूकें वहां से निकाल ली होंगी। अब सुसैन परेशान हो जाती है और कहती है कि हमें तो अब तक टेरेसा का भी पता नहीं चला। एक काम करते हैं, हम एटीएफ को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हारा एक एजेंट मारा गया है। फिर उनको ही बैक के घर पर हमला करने दो, तभी कोई अपनी जुबान खोलेगा। लेकिन रिचर्ड कहता है कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलेगा। फिर टेरेसा जहां पर है वहीं पर मारी जाएगी। तभी विल के पास एक मैसेज आता है और वो पढ़कर बताता है कि उस नंबर की डिटेल आ गई है। उस नंबर से बहुत सारे फोन पोर्ट रोम में किए गए हैं। सुसैन कहती है वहां पर तो बहुत सारे घर हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है। तभी रिचर्ड के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि वहां पर बहुत सारी बोट्स भी हैं। ये नंबर बबलू छिछोरे का है, चलो वहां चलते हैं। फिर वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी बोट्स खड़ी थी। फिर रिचर्ड और सुसैन तैरकर उस बोट के अंदर जाते हैं जो पानी के बीचों बीच थी। उस समय बोट पर कोई नहीं था। फिर वो लोग अंदर जाकर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि टेरेसा को यहीं पर रखा गया था, उसे ड्रग्स देकर बांधा गया था। इतने में बबलू छिछोरा भी वहां पर आ जाता है, लेकिन तभी उसे शक हो जाता है कि जरूर बोट के अंदर कोई आया था। फिर जब वो अंदर आता है तो सुसैन उस पर हमला कर देती है। फिर हाथापाई में गलती से वहां पर आग लग जाती है और रिचर्ड उस जलती हुई आग में और भी तेल छिड़क देता है। सुसैन कहती है बता टेरेसा कहाँ है? छिछोरा कहता है जा नहीं बताऊंगा, लेकिन रिचर्ड उसके पांव में जोर से कुल्हाड़ी मारता है और कहता है कि अब तो तेरा बाप भी बताएगा। फिर बबलू छिछोरा बताता है कि जूलियस उस लड़की को यहाँ पर रखने के हर रोज के $1000 देता था, लेकिन अब उसको किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए अब वो उस लड़की को कहाँ ले गया किसी को भी नहीं पता। मुझे जो पता था मैंने बता दिया, अब इससे पहले कि बोट ब्लास्ट हो जाए प्लीज मुझे जाने दो। फिर रिचर्ड और सुसैन उसको मरने के लिए वहीं पर छोड़ देते हैं और खुद वहां से चले जाते हैं। तभी कुछ ही देर में उस बोट में ब्लास्ट हो जाता है। फिर किनारे पर जाकर रिचर्ड कहता है सनस्क्रीन पैक कर लो, हम लॉस एंजलिस जा रहे हैं। अब रिचर्ड वहां पर जाकर क्या करने वाला है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 7th एपिसोड में हम देखते हैं रिचर्ड और सुसैन बोस्टन में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो दोनों ही टेरेसा की दादी के पास जाते हैं। सुसैन से मिलकर दादी पूछती है कि ये हैंडसम लड़का कौन है। सुसैन बताती है कि ये मेरे साथ क्लिनिक में काउंसलर है। फिर दादी उसको भी अंदर बुला लेती है। अंदर जाने के बाद दादी पूछती है कि क्या टेरेसा का कुछ पता चला? सुसैन कहती है हम सब उसी को ढूंढने में लगे हैं। फिर वो सब एक साथ बैठकर लंच करने लगते हैं। दादी पूछती है कि तुम दोनों कब से एक साथ हो? रिचर्ड कहता है कि हम दोनों का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है। फिर दादी कहती है कि मुझे तजुर्बा है, तुम दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देखते हो मामला गड़बड़ लगता है। फिर रिचर्ड कहता है कि ये सिर्फ मेरा जिस्म चाहती है। ये बात सुनकर दादी हंसने लगती है। फिर दादी रिचर्ड को अपनी पोती की फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे मेरी पोती से बहुत प्यार है। मैं जानती हूँ उसने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन वो जरूर एक दिन अपनी सभी गलतियों को सुधारेगी और मेरे पास जरूर आएगी। दूसरी तरफ शिकागो में नीली कास्टोपोलस के पास जाती है और उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर कहती है कि मैं वही हूँ जिसको मारने के लिए तुमने अपने 2 आदमियों को भेजा था। अब बताओ मुझे तुमने किसके कहने पर उन आदमियों को मुझे मारने के लिए भेजा था? कास्टोपोलस कहता है जूलियस मैकेब के। फिर नीली कहती है यानी कि क्वीन। फिर वो आदमी कहता है कि जिसको भी उसका ये नाम पता है उनमें से ज्यादातर लोग मर चुके हैं। फिर नीली कहती है और एक अभी मरने वाला है, जानते हो अब क्या होगा? तुम्हारे सारे पड़ोसी सो रहे हैं, फिर गोली की आवाज से सब लोग बाहर आ जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर तुम्हारी लाश पड़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं होंगी। घर पर मेरे लैपटॉप में एक प्रोग्राम है जो ये दिखाएगा कि मैं इस वक्त अपने घर पर ही थी। अब इससे पहले कि मेरा सब्र का बांध टूटे तुम अपनी जुबान खोलो। फिर वो आदमी कहता है कि 5 साल पहले क्वीन शिकागो में था। यहाँ उसने एक फैमिली का बिजनेस हथियाया, लेकिन जब मामला हाथ से निकला और फैमिली ने कहा कि हम पुलिस के पास जाएंगे तो क्वीन ने उन सभी को मार दिया और यहाँ से हमेशा के
लिए गायब हो गया। फिर वो पोर्टलैंड में चला गया और वहां पर किसी दूसरी फैमिली का बिजनेस हथिया लिया, यानी कि बिजार बाजार। हथियारों का तस्कर अब बन गया कारपेट किंग। अब वो अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए शूटर भेज रहा है। सो इसका मतलब ये है कि अब वो शहर बदलने से पहले अपना रास्ता साफ कर रहा है और ये परिवार भी बहुत जल्द मरने वाला है। फिर नीली उसको जोरदार पंच मारती है और कहती है कि अगली बार मुझे मारने के लिए ज्यादा आदमी भेजना। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिचर और सुसैन दोनों ही कैलिफोर्निया पहुंच गए थे। फिर होटल रूम में वे दोनों एक वीडियो देखते हैं जिसमें क्वीन का एक बायर डेरियन माल का लेन देन कर रहा था। फिर सुसैन रिचर को उसके बारे में डिटेल से बताती है कि इसके पास हथियारों से लैस एक पूरी की पूरी फौज है और ये खुद कभी गोली नहीं चलाता। इसको 20 साल की उम्र में ही 2 बार सजा मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद कभी पकड़ा नहीं गया। फिर वो दोनों डेरियन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और रिचर सुसैन से वादा करता है कि मैं टेरेसा को ढूंढे बिना क्वीन को नहीं मारूंगा। ये बात सुनकर सुसैन इमोशनल हो जाती है और अपना सब कुछ उसे सौंप देती है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों डेरियन की पार्टी में पहुंच जाते हैं। इनको देखकर डेरियन पूछता है कि अब कौन से सरकारी विभाग से मेहमान आए हैं। मैं जानता हूँ तुम लोगों के पास वारंट तो होगा नहीं, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। फिर रिचर कहता है कि तुमने अभी अभी एक टीईए एजेंट को धक्का मारा है जो तुमसे सवाल पूछना चाहती थी। ये एक फेडरल जुर्म है, इस जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर हम वकीलों से कहकर तारीख पर तारीख डलवाकर तुम्हारी जिंदगी झंड कर देंगे। हम तुम्हें मुजरिम साबित कर ही देंगे और शायद फिर तुम्हें कुछ महीने जेल में ही काटने पड़े। इसलिए बेहतर होगा तुम हमारे साथ चलो, आराम से बैठकर बात करेंगे। फिर डेरियन उन दोनों को अपनी गैलरी में लेकर जाता है। गैलरी का दरवाजा लॉक था, इसलिए रिचर कहता है दरवाजा खोलो वरना तुम्हारा सर पटक कर दरवाजा खोल दूंगा। फिर डेरियन गैलरी का दरवाजा खोलकर उन दोनों को अंदर लेकर जाता है। डेरियन कहता है मैं जो भी करता हूँ सब कुछ 1 नंबर में करता हूँ, कोई काला धंधा नहीं। फिर रिचर कहता है कि अगर तुम 3 बार हिंसक अपराध कर दो तो तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी, 2 तो तुम पहले ही कर चुके हो। फिर बीच में बात काटते हुए डेरियन कहता है तीसरा अपराध मैं नहीं करूंगा। फिर रिचर कहता है कि हमने एक डॉक्टर को ढूंढा जिसने तुम्हें हैंडीकैप होने का सर्टिफिकेट दिया था। सुना है तुमने उसको धमकी देकर रिपोर्ट बनवाई है कि तुम्हारे दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है। किसी को धमकी देकर अपना काम करवाना उसको भी हिंसक अपराध ही माना जाता है। तुम तो गए काम से। फिर डेरियन कहता है कि मैंने किसी डॉक्टर को नहीं धमकाया। रिचर कहता है मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने उसको धमकाया है कि जैसा मैं कहूँ अगर वो वैसा नहीं करेगा तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा, इसलिए अब हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगा। फिर डेरियन कहता है कि अब मुझे तुमसे जान छुड़ाने के लिए क्या करना होगा। फिर वो लोग डेरियन से बैक के पास फोन करवाते हैं कि मेरा आदमी कल सुबह 10 बजे पैसे लेकर वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर हमने लास्ट टाइम डील की थी। मेरा माल लेकर वहां पर पहुंच जाना, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। फिर उसके फोन काटते ही सुसैन वहां पर पुलिस बुला लेती है। तभी रिचर कहता है कि अगर तुम कोई इलीगल धंधा नहीं करते तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और अगर यहाँ पर कुछ इलीगल मिला तो तुम्हें अपना वकील बुलाना होगा। फिर नेक्स्ट डे रिचर, सुसैन और विल उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डेरियन ने बैक को डील के लिए बुलाया था। तभी कुछ ही देर में वहां पर बैक भी आ जाता है। फिर वो अपनी कार से बाहर आता है। उसको देखकर रिचर समझ जाता है कि क्वीन ने जरूर उसका कान काटा है, उसके बेटे की तरह। तभी वहां पर खड़ी कार में से नीली बाहर निकलती है और वो बैक को कहती है कि दिखावा करते रहो, हम हथियार का सौदा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर रिचर ने भेजा है क्योंकि तुमसे बात करने का यही सही तरीका था। अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो तुम और तुम्हारा बेटा दोनों ही मारे जाएंगे। तुम्हारे बॉस का असली नाम है क्वीन। तुमसे पहले उसने शिकागो में एक फैमिली का बिजनेस हथियाया था और फिर खतरा महसूस होने पर उसने पूरी फैमिली को ठिकाने लगा दिया और वहां से भागकर यहाँ पर आ गया। अब वो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ भी वही सब कुछ करने वाला है। बैक कहता है मैं कैसे मान लूं। फिर नीली कहती है कि क्वीन ने शिकागो में जिसको मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे मैं वही हूँ। रिचर को जानना है कि अब वो बड़ी डील कब और कहाँ होने वाली है ताकि तुम्हारे मरने से पहले वो क्वीन तक पहुँच जाए। बैक कहता है कि रिचर के जाने के बाद क्वीन मुझ पर भरोसा नहीं करता, इसलिए अब वो मुझे कोई भी बात नहीं बताता। फिर नीली कहती है कि फिर तो तुम हमारे किसी काम के नहीं, गुड लक। फिर बैक कहता है रुको, तुम्हें हमारी जान बचानी ही होगी। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि उसके खरीदार आज किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाले हैं, आसपास के किसी हवाई अड्डे पर। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। फिर नीली कहती है तो पता लगाओ कि ये डील कब और कहाँ कितने बजे होने वाली है और टेरेसा को उसने कहाँ पर छुपा रखा है। फिर बैक पूछता है कि मैं वापस जाकर मैकेब को इस डील के बारे में क्या कहूँगा।
नीली कहती है कि जाकर कह देना कि मैंने बहुत कम भाव बोला था, इसलिए तुमने डील नहीं की। फिर बैक कहता है देखो मरने से अच्छा है मैं जेल में चला जाऊं, लेकिन मेरे बेटे का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। फिर नीली कहती है कि रीचर ये बात जानता है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। अगले सीन में हम देखते हैं क्वीन अपने उस अड्डे पर पहुंच जाता है जहां पर उसने टेरेसा को कैद करके रखा हुआ था। फिर वो टेरेसा को खाने का कुछ सामान देता है और उसके बाद वो उसे नशे का एक इंजेक्शन लगा देता है और कहता है कि तुम तुम्हारे लाल बालों की वजह से जिंदा हो। अगर खरीदारों के लिए तुम्हें अच्छी हालत में रखना जरूरी ना होता तो अब तक तो मैं तुम्हारे कई बार मजे ले चुका होता और फिर मैं तुम्हारे खूबसूरत शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हें मछलियों की खुराक बना देता। तभी होटल रूम में जाकर वे सभी आपस में बातें करते हैं। रीचर कहता है कि हमारे देश पर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है क्योंकि हथियार उनको बेचे जा रहे हैं जिनके रिश्ते अमेरिका के साथ खराब हैं। क्वीन चाहता तो हथियारों की डिलीवरी कहीं भी करवा सकता था, लेकिन उसने हथियारों की डिलीवरी इसी देश में की है, अमेरिका में। एक बार मेरे भाई ने मुझे कहा था होमलैंड सिक्योरिटी के हिसाब से कई 100 स्लीपर सेल अमेरिका में मौजूद रहते हैं। ये खरीदार बैग के हथियार उन स्लीपर सेल को देंगे और फिर स्लीपर सेल के बंदे एक साथ भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर हमला करेंगे। अब इन सबको ये तो पता था कि डील होने वाली है, लेकिन जगह के बारे में नहीं पता था। फिर रीचर नीली के पीछे पीछे दूसरे रूम में जाता है। नीली कहती है कि तुमने तो कहा था कि क्वीन मर चुका है, लेकिन वो फिर से जिंदा कैसे हो गया? रीचर कहता है एक छोटे कैलिबर की गोली और बदकिस्मती से। फिर नीली कहती है कि मैं तुम्हारी पहली असिस्टेंट कॉल से तो नहीं मिली, लेकिन ये जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए कितनी खास थी। रीचर कहता है वो मेरे लिए उतनी ही खास थी जितनी कि तुम हो। फिर नीली कहती है कि क्वीन के आदमी ट्रेंड असैसिन्स हैं जो चुटकियों में हमारा कीमा बना सकते हैं। फिर रीचर कहता है अभी भी समय है, तुम वापस जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। नीली कहती है मैं तो इस काम में तभी शामिल हो गई जब तुम इस मामले में शामिल हुए थे, बल्कि तुम्हें सुसैन को इस काम से दूर रखना चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उसे पसंद करते हो और उस बूढ़े को भी। रीचर कहता है कि सुसैन को खतरों से खेलने का शौक है, लेकिन उस बूढ़े के पुर्जे चाहे टूटे हों लेकिन दिल का साफ है। अब जैसी भी है यही हमारी टीम है। अगले सीन में हम देखते हैं बैक अचानक से रिचर्ड के कमरे में जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे देखकर क्या छुपाया है। फिर वो कपड़ा हटाकर देखता है, वहां पर एक गन पड़ी थी। ये वही खिलौना गन थी जो रिचर्ड बैक को उसके बर्थडे गिफ्ट में देना चाहता था। फिर रिचर्ड बताता है कि यहाँ पर एक क्रैक आ गया था, बस मैं उसी को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। गन को देखकर बैक खुश हो जाता है और कहता है कि जब मैं 4 साल का था तो ऐसी ही गन लेकर पूरे जंगल में घूमा करता था, काउबॉय की तरह। 4 साल की उम्र में तुम भी मेरे ही जैसे थे, हमेशा खुश रहा करते थे, लेकिन तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम उदास रहने लगे। जानते हो मैं जानबूझकर एक घटिया बाप बना ताकि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम्हें बुरा ना लगे। जानता हूँ बहुत ही घटिया लॉजिक है, लेकिन इंसान अपने ही बाप से सीखता है। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम मेरे जाने से दुखी ना हो, क्योंकि मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं इस दलदल से कभी जिंदा बच पाऊंगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर वो अपने बेटे को गले से लगा लेता है और फिर वे दोनों ही रोने लगते हैं। दूसरी तरफ FBI से जानकारी मिलने के बाद नीली उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर खरीदार आने वाले थे और फिर वो उनका पीछा करने लगती है। तभी बैक भी क्वीन से मिलने के लिए अपने ऑफिस में जाता है और कहता है कि माल तैयार है, अब मुझे बताओ माल कहां पर भिजवाना है। फिर बैक कहता है सेल्वेज यार्ड में भेजना है 9 बजे, उसके बाद आकर आराम से अपना बर्थडे केक काट लेना। बैक कहता है कि रिचर्ड मूवी देखने के लिए जाने वाला है। फिर ये बात सुनकर क्वीन बैक के पास जाता है और कहता है कि रिचर्ड कहीं नहीं जाएगा। फिर वो बैक का दूसरा कान पकड़ता है और कहता है कि उसको बचाने के लिए इतने बेचैन हो रहे हो। बैक कहता है नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा कि वो यहीं पर रहे। फिर क्वीन कहता है अब निकल जाओ मेरे ऑफिस से। फिर वहां से बाहर निकलकर बैक रिचर्ड के पास फोन करता है और कहता है कि उसने मुझे डिटेल दे दी है, माल को शहर से बाहर बुलहेड सेल्वेज यार्ड में डिलीवर किया जाएगा रात को 9 बजे मेरी पार्टी के दौरान। मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। अगर तुमसे छोटी सी भी चूक हुई तो मैं और मेरा बेटा रिचर्ड दोनों ही मारे जाएंगे। फिर रिचर्ड अपने साथियों को कहता है कि अभी डील में थोड़ा समय है, चलो चलकर जगह देख लेते हैं, लेकिन वो दोनों उसके साथ नहीं जाते। तभी सुसैन कहती है कि हम दोनों का मानना है कि हमें ATF को भी इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और हम लोग सिर्फ 3 हैं।
फिर रिचर कहता है कि ये बात हम पहले से ही जानते थे कि इस काम में खतरा होने वाला है, इसलिए मुझे मत सिखाओ कि काम कैसे करना है। मैं टेरेसा को ढूंढ लूंगा, ये मेरा वादा है। मैंने भी अपनी साथी को खोया है। सुसैन कहती है हमने भी अपने एक साथी को खोया है, इसलिए एटीएफ वालों को इस मिशन के बारे में जानना जरूरी है। क्वीन का इंसाफ कानून करेगा, लेकिन रिचर कहता है कि उसका इंसाफ मैं करूंगा, उसको कुत्ते की मौत मार के। लेकिन सुसैन उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं एटीएफ के साथ मीटिंग फिक्स कर रही हूँ। फिर रिचर कहता है कि मैं अपने लिए एक कॉफी लेने जा रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं एटीएफ की मीटिंग चल रही थी। फिर सीनियर सुसैन को फटकार लगाता है और कहता है कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो जो तुमने इतनी देर से खबर की। हमारा एक एजेंट मर गया है और उसके बारे में हमें पता तक नहीं। अब बताओ मुझे आज का सौदा कहाँ पर होने वाला है। हम अपनी टीम वहाँ पर भेजेंगे। आइजैक तुम इस केस के इंचार्ज होगे। फिर जब वो सब लोग जाने लगते हैं तो विल कहता है कि हम लोग चाहते हैं कि एटीएफ हम लोगों के साथ मिलकर काम करे। हम यहाँ आपको ये केस सौंपने नहीं आए थे। आपकी तरह हमने भी अपना एजेंट खोया है और मेरी एक खबरी अभी भी उनके पास कैद है। फिर सीनियर कहता है ठीक है, तुम लोग कम से कम 50 गज की दूरी पर एक वैन के अंदर बैठे रहोगे। फिर रिचर्ड कहता है कि क्वीन के कुछ आदमी बैक के घर पर भी होंगे, रिचर्ड पर नजर रखे हुए, ताकि बैक अपना काम सही से करे। आप अपनी एक टीम वहाँ पर भी भेजिए। फिर सीनियर कहता है आप कौन है भाई साहब। फिर सुसैन कहती है ये पहले बैक के घर पर हमारा खबरी था। पहले ये एक मिलिट्री इन्वेस्टिगेटर था। ये नहीं चाहता था कि आप लोग इसमें शामिल हो। फिर रिचर कहता है क्योंकि इस सब का मास्टरमाइंड जेवियर क्वीन मेरा शिकार है और मैं ही उसे ठिकाने लगाऊंगा। फिर सीनियर कहता है क्वीन अब हमारा शिकार है, तुम चाहो तो अपने साथियों के साथ वैन में बैठकर तमाशा देख सकते हो। मंजूर है तो ठीक, वरना निकलो यहाँ से। फिर रिचर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुसैन वादा करती है कि रिचर हमारे साथ वैन में रहेगा। फिर सीनियर कहता है कि सौदा करते हुए लोगों को गिरफ्तार करने के बाद हम लोग बैक के घर पर भी जाएंगे और वहां पर जाकर तुम लोगों का फैलाया रायता साफ करेंगे। सारा काम खत्म होने के बाद तुम लोगों की शिकायत टीईए में भी करनी पड़ेगी और इसकी जिम्मेदारी तुम सभी को लेनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं रिचर होटल में आराम से लेटा हुआ था। फिर सुसैन उससे पूछती है मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि क्वीन पकड़ा जाएगा। रिचर कहता है पकड़ा भी गया तो क्या होगा, उसे अच्छा खाना मिलेगा, टीवी मिलेगा और कंबल भी मिलेगा। इसके साथ साथ एक पलंग भी मिलेगा जो इस पलंग से बेहतर होगा। इसे सजा नहीं कहते, मजा कहते हैं। उसकी सजा मौत है। फिर सुसैन कहती है क्या तुम जानते हो जब वो जेल में होगा तो वो रशियंस जिनको क्वीन से पैसे लेने हैं वो उसे जेल में ही मार देंगे, लेकिन तुम नहीं चाहते कि ये काम तुम्हारे अलावा कोई और करे। तुम तो बस उसे मारते वक्त उसकी आंखों में देखना चाहते हो, लेकिन मैं किसी भी हालत में टेरेसा को कुछ नहीं होने दूंगी। अब शाम के करीब 8 बज गए थे और बैक माल की लोडिंग करवा रहा था। फिर वो गंजू चिकना को कहता है कि 9 बजे से पहले सारा माल रेडी करवा देना, मैं पार्टी के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। फिर वो अपने घर में वापस आ जाता है जहाँ पर उसके 50वें बर्थडे की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। फिर वो अपने बेटे के रूम में जाता है और उसको तैयार होने में हेल्प करता है। फिर वो अपने बेटे को समझाता है कि मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, आज रात के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम मुझे प्रॉमिस करो कि 9 बजे तुम अपने रूम में वापस आ जाओगे और दरवाजे को अच्छे से बंद कर लोगे। रिचर्ड कहता है ठीक है। तभी वहाँ पर क्वीन भी आ जाता है और कहता है चलो अब थोड़ा काम भी कर लें। तभी जैसे ही 9 बजने वाले होते हैं एटीएफ जवान उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में बैक ने इन्फॉर्म किया था। रिचर, विल और सुसैन अपनी वैन के अंदर बैठे बैठे उन पर नजर रखे हुए थे। फिर सुसैन उनके कमांडर को कहती है ध्यान रहे, टेरेसा को कुछ भी होना नहीं चाहिए। वालकोट कहता है वादा करता हूँ टेरेसा मिल गई तो मैं खुद उसको बाहर लेकर आऊंगा। फिर वो भी अड्डे की तरफ चला जाता है। तभी जैसे ही वहाँ पर कार और ट्रक आता है रिचर वैन से बाहर चला जाता है और कहता है कि मैं हवा खाने जा रहा हूँ। फिर वो अपनी कार के पास जाता है और उसकी डिग्गी में छुपाई हुई स्नाइपर गन निकालता है और उसको असेंबल करने लगता है। फिर जैसे ही सुसैन वहाँ पर आती है तो वो सुसैन को कहता है वापस वैन में चली जाओ क्योंकि तुम मानती होगी किसी के ऑर्डर, मैं नहीं मानता। कार से नीचे उतरते ही क्वीन मेरे गन पॉइंट पर होगा। फिर सुसैन कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम उस दिन कॉफी लेने के बहाने गन खरीदने जाओगे। अब एफबीआई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तुम एक शहर से दूसरे शहर में भागते फिरोगे। फिर रिचर कहती है या तो तुम मुझे जान से मार दो या फिर चुपचाप वैन में चली जाओ। फिर सुसैन वैन में चली जाती है। तभी रिचर नीली के पास फोन करता है और कहता है कि जैसे ही काम हो जाए अपने फोन का सिम निकाल कर फेंक देना और अपना डाटा डिलीट करके हर एक चीज मिटा देना
जो पिछले एक हफ्ते में हमने की है, क्योंकि मैं जो करने वाला हूँ उससे तुम्हारा नाम नहीं जुड़ना चाहिए। फिर रिचर बताता है कि खरीदार आ गए हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन नीली कहती है खरीदार कहाँ से आ जाएंगे, वो तो यहाँ मेरे सामने है। वहाँ जो भी आया है वो खरीदार नहीं है, क्योंकि खरीदार का तो मैं काफी देर से पीछा कर रही हूँ। इस समय मैं समंदर के किनारे 2 लेन वाली सड़क पर हूँ। फिर रिचर कहता है वो लोग बैक के घर पर जा रहे हैं, यानी कि डील वहीं पर होने वाली है। क्वीन यहाँ नहीं है, ये एक चाल है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं नीली रिचर से पूछती है कि तुम कौन से जाल की बात कर रहे हो, लेकिन रिचर फोन रख देता है। उस समय वहाँ जितने भी एटीएफ के जवान मौजूद थे वो सब धीरे धीरे टारगेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन गुंडे लोग भी चौकन्ने थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर एटीएफ के जवान भी आए हुए हैं। फिर रिचर उनमें से एक गुंडे को ठोक देता है और फिर देखते ही देखते वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। फिर बैक अपनी जान बचाकर गाड़ी में छुप जाता है। तभी सुसैन और विल भी अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और लड़ने के लिए जाने लगते हैं। फिर रिचर अपनी स्नाइपर गन को वहीं पर छोड़कर हैंडगन लेकर आगे बढ़ता है और दुश्मनों को ठिकाने लगाता हुआ बैक की तरफ जाने लगता है। इतने में सुसैन भी वैन लेकर वहां पर पहुंच जाती है और दुश्मनों को मारती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन देखती है कि कमांडर वालकोट की भी मौत हो गई है। इतने में बैक भी कार से निकलकर कोई सेफ जगह की ओर भागने लगता है, लेकिन गंजू हटेला उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। फिर वो बैक को ढूंढ लेता है और कहता है बाहर आ जाओ, लेकिन इतने में रिचर उसको ठोक देता है। फिर बैक बाहर आता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि ये सब इस तरह होगा। क्वीन ने मुझे भी मरने के लिए यहाँ पर भेज दिया। रिचर कहता है कि डील तुम्हारी पार्टी में होगी, जरूरत पड़ी तो वो तुम्हारे बेटे को होस्टेज बनाएंगे। फिर सुसैन के पूछने पर बैक बताता है कि टेरेसा भी घर में है, वे लोग उसे पार्टी में पेश करेंगे। फिर रिचर को किसी के टेक्स्ट मैसेज की आवाज आती है और वो क्वीन का आदमी था। फिर रिचर उसको पकड़ लेता है और बंदूक के जोर पर क्वीन के पास एक मैसेज भिजवाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, हम वापस आ रहे हैं। उस समय बैक के घर पर आलीशान पार्टी चल रही थी। तभी वहाँ क्वीन के बायर्स आ जाते हैं। उस समय नीली गेट के पास झाड़ियों में छुपी हुई थी और देखती है कि वो दानव गेट पर सिक्योरिटी कर रहा है। फिर वो रिचर के पास फोन करके पूछती है कि क्या चल रहा है। फिर रिचर बताता है कि हम तीनों बैक और क्वीन के एक आदमी को छोड़कर सब मारे गए। क्वीन उस हमले में बैक को भी मरवाना चाहता था और सारा इल्जाम इस पर ही डालना चाहता था। सुसैन कहती है यही तो उसका प्लान था कि सब कुछ खत्म कर दो और किसी दूसरी जगह पर जाकर किसी नए बंदे का बिजनेस हथिया लो। रिचर कहता है लेकिन यहाँ से भागने से पहले उसे रशियंस के पैसे देने होंगे। फिर नीली पूछती है कि मुझे अंदर जाना है, क्या मैं पोली को ठोक दूं? सुसैन कहती है नहीं, गोलियों की आवाज से सब लोग अलर्ट हो जाएंगे। रिचर कहता है कि माल डिलीवरी करने के लिए क्वीन को ट्रक चाहिए होंगे, अब हम खुद ट्रक लेकर जाएंगे और माल की डिलीवरी होने से रोकेंगे, फिर क्वीन से मैं खुद निपटूंगा। नीली कहती है इस बॉडी बिल्डर का क्या करें? रिचर कहता है उसका मुझ पर कर्ज बाकी है, उसे मैं खुद चुकाऊंगा। फिर रिचर ट्रक लेकर बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और नीली को ट्रक में बैठने के लिए कहता है। अब एक ट्रक को तो क्वीन का ही आदमी चला रहा था और दूसरा ट्रक चला रहा था विल, जो कि अच्छे से ट्रक चलाना नहीं जानता था। दूसरी तरफ पार्टी में क्वीन अपने बायर से मिलता है और कहता है कि डिलीवरी में हुई देरी के कारण मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ और आपको एक तोहफा भी देना चाहता हूँ। फिर वो टेरेसा की फोटो दिखाकर कहता है ये रहा आपका तोहफा, मैं आपका माल ट्रक में लोड करवाता हूँ, तब तक आप इसके मजे लीजिए। फिर बायर कहता है कि पहले थोड़ा गाना और पीना हो जाए, तभी तो कुछ करने का मूड बनेगा, फिर उसके बाद हम बिजनेस की बात करेंगे। फिर क्वीन उसको चाबी देता है और कहता है कि वो ऊपर रूम में है। इतने में वो लोग भी ट्रक लेकर घर के पास पहुंच जाते हैं। फिर रिचर्ड ड्राइवर को कहता है कि अगर तुमने पोली की तरफ देखा तो मैं तुम्हें ठोक दूंगा। फिर सुसैन भी विल को पहनने के लिए एक टोपी देती है और कहती है चलते चलो, कोई भी गलती मत होने देना। फिर वो लोग सेफली ट्रक को घर के अंदर गोडाउन तक ले जाते हैं। फिर रिचर्ड ड्राइवर को कहता है दुआ करो मुझे कोई रस्सी मिल जाए वरना तुम्हें ठोकना पड़ेगा। फिर सुसैन बैक को धमकाती है कि तुमने भी कुछ गलत करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारे पिछवाड़े में चाकू घुसेड़ूंगी। हम लोग भी नहीं चाहते कि तुम्हारे बेटे रिचर्ड को कुछ भी हो, इसलिए हम सब रिचर्ड को फॉलो करेंगे। तभी पीछे से पोली आता है और चिल्लाकर कहता है कि ट्रक को पीछे वाले गेट के पास लेकर जाना
जाना था। बेवकूफों, ट्रक को हटाओ यहाँ से। फिर सुसैन रीचर के पास फोन करती है और ड्राइवर को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन रीचर कहता है कि अब ये माफी नहीं मांग सकता क्योंकि मुझे रस्सी नहीं मिली। पोली को मैं संभालता हूँ, तुम घर में जाकर रिचर्ड और टेरेसा को ढूंढो। फिर बैक, सुसैन, नीली और विल चारों पोली से छुपकर घर के अंदर जाने लगते हैं। फिर पोली जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोलता है, ड्राइवर की लाश नीचे गिर जाती है। अब इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाए, रिचर एक रस्सी से उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन वो पहलवान इतना ताकतवर था कि रिचर को ट्रक से नीचे ही खींच लेता है। फिर उन दोनों में शुरू होता है महासंग्राम। इतने में सुसैन बेसमेंट में लगी खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर चली जाती है और पीछे का दरवाजा खोलकर उन सभी को अंदर बुला लेती है। फिर नियली कहती है कि क्वीन को मैं संभाल लूंगी, तुम रिचर्ड और टेरेसा को ढूंढो। फिर वो बैग से वेटर्स का ड्रेस कोड पूछती है और उन दोनों से उनके कपड़े मांगती है। सुसैन कहती है ये घर 20,000 स्क्वायर फीट में बना है, सबको ढूंढने में टाइम लग सकता है। फिर बैग कहता है कि टेरेसा फर्स्ट फ्लोर पर होगी, ये लो मास्टर की, कुछ भी तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर नियली कहती है बैग तुम बचकर रहना, अगर क्वीन की नजरों में आए तो तुम्हारा खेल खत्म और फिर तुम्हारा बेटा भी नहीं बचेगा। फिर बैग उनको उस घर के रास्ते समझाता है और कहता है कि मैं बेसमेंट में ही रहूंगा। उस समय घर के बाहर वो दानव रीचर को उठा कर फेंक रहा था। फिर जब रीचर गन उठाने लगता है तो पोली कहता है आज हथियार नहीं, मर्दों की तरह हाथों से लड़ेंगे। फिर रीचर कहता है चैलेंज एक्सेप्टेड। फिर वो लात मारकर पोली के अखरोट फोड़ देता है, लेकिन पोली का भी बीस्ट मोड ऑन हो जाता है। फिर वो रीचर को एक जोरदार घूसा मारता है और कहता है कि अब आएगा मजा। इतने में नियली भी वेट्रेस बनकर पार्टी में पहुंच जाती है और चारों तरफ क्वीन को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ पोली रीचर को बिना साबुन के ही धो रहा था। मार तो रीचर भी रहा था, लेकिन उसकी मार का पोली पर कुछ भी असर नहीं होता। उनकी फाइट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे थोर और हल्क लड़ रहे हों, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे, दोनों ही राक्षस थे। लेकिन तभी लड़ाई में छत टूट जाती है और बहुत सारे पाइन हैवी सॉल्यूशन के बैग उन पर गिर जाते हैं। उस समय विल फर्स्ट फ्लोर पर टेरेसा को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी एक गार्ड उसको देख लेता है और पूछता है तुम कौन हो। फिर विल उसको अपनी बंदूक के निशाने पर लेता है और कहता है कि चुपचाप 2 उंगलियों से अपनी गन को निकालो और टॉयलेट में डाल दो, अब ढक्कन बंद करके पीछे हट जाओ। लेकिन वो गार्ड पीछे हटने की बजाय विल पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों में भी फाइट हो जाती है। वो गार्ड विल को बहुत मारता है क्योंकि वो बेचारा बूढ़ा था और रिटायर होने वाला था। तभी उनकी लड़ाई की आवाज रिचर्ड को भी सुन जाती है। दूसरी तरफ पोली हिम्मत करके उन बैग्स के नीचे से बाहर आता है और फिर बैग हटाकर रिचर को भी बाहर निकालता है। उस समय रिचर बेहोश था। फिर पोली एक जंजीर लेकर आता है और उसको रिचर के गले में बांध देता है और कहता है देखते हैं दम घुटने में कितना मजा आता है। फिर जब वो रिचर को खींचने लगता है तो रिचर भी होश में आ जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर वो रिचर को हवा में ही टांग कर चला जाता है। अब रिचर के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो चुपचाप मर जाए या फिर पूरी जान लगाकर उस शिकंजे को ही उखाड़ दे। फिर जब रिचर पोली के पीछे पीछे उस जगह से बाहर आ जाता है तो पोली कहता है कि तुझे कितनी बार मारना पड़ेगा बे। दूसरी तरफ विल उस गार्ड को बेहोश कर देता है। इतने में रिचर्ड भी गन लेकर वहाँ पर आ जाता है और विल से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। विल कहता है मैं तुम्हें ही बचाने आया था। दूसरी तरफ रिचर और पोली फिर से भिड़ जाते हैं और इस कदर जी जान से लड़ते हैं कि आज या तो मरना है या फिर मारना है। लेकिन लड़ते लड़ते वो दोनों ही समुद्र की उस जगह पर गिर जाते हैं जहाँ पर वो लोग लाशें फेंका करते थे। वहाँ पानी का बहाव इतना तेज था कि उनका बचकर निकल पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वे दोनों अपनी हिम्मत नहीं हारते और मरते दम तक लड़ाई लड़ते हैं। ये वही जगह थी जिसके बारे में बिल्लू नशेड़ी ने बताया था कि अगर यहाँ पर हाथी को भी फेंकेंगे तो पानी उसको भी बहाकर ले जाएगा। तभी समुद्र की लहरें उन दोनों को बहाकर बहुत ही दूर तक और गहरे पानी में ले जाती हैं। फिर वो दोनों बचने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन रिचर जैसे ही पानी से बाहर आता है पोली उसको पकड़कर फिर से पानी में डुबो देता है और अपनी लातों के बीच में जकड़ लेता है। फिर रिचर हिम्मत करके पोली को भी पानी में खींच लेता है और उसके गले पर इतनी जोर से वार करता है कि मौके पर ही उसकी जान चली जाती है। अब फाइनली रिचर ने उस दानव को मौत के घाट उतार दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं नियली पार्टी में अभी भी क्वीन को ही ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसे क्वीन दिख जाता है। तभी एन मौके पर उसके पास एक गार्ड आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम बस इधर उधर ही घूम रही हो। उन दोनों को बात करते हुए क्वीन भी देख लेता है। फिर नियली उस गार्ड को साइड में लेकर जाती है और कहती है कि कंपनी में चोरी हो रही है। मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, चोर को पकड़ने के लिए मुझे हायर किया गया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम चुप रहो और तुम्हें
तुम्हें कुछ भी पता चले तो सीधा मुझे आकर बताओ। फिर वो गार्ड कहता है कि अब मैं गिद्ध की नजर रखूंगा। फिर जब नियली बाहर जाती है तो देखती है कि क्वीन वहां से जा चुका था। दूसरी तरफ रीचर बहकर काफी दूर चला गया था, इसलिए वो सड़क से वापस घर की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे से पोली आ जाता है। उसको देखकर रीचर कहता है ये किस मिट्टी का बना है। फिर रीचर आगे आगे और पोली पीछे पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ विल रिचर्ड से उसकी गन ले लेता है और कहता है कि तुम अपने डैड के पास बेसमेंट में जाओ, मुझे टेरेसा को ढूंढने जाना है। तभी उन्हें क्वीन की आवाज सुनाई देती है। फिर विल रिचर्ड को कहता है कि तुम मुझे दूसरे रास्ते से लेकर चलो। इतने में रिचर्ड और पोली सिक्योरिटी गार्ड रूम में पहुंच जाते हैं और फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। काफी देर लड़ने के बाद पोली रिचर्ड को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर और बड़ा हूँ, मुझसे पंगा नहीं। फिर जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है एक गोली उसके गले में जाकर लगती है। फिर रिचर्ड कहता है तुम मुझसे ज्यादा समझदार नहीं हो, मैंने बेल्ट से गोली निकालकर बैरल को जाम कर दिया था। फिर रिचर्ड वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सुसैन सभी रूम को खोल खोल कर चेक कर रही थी, लेकिन टेरेसा उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो एक लास्ट रूम में जाती है और टेरेसा उसे मिल जाती है। फिर वो टेरेसा को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन शायद उन्होंने उसे तगड़े वाला नशा दिया था। तभी क्वीन अपने बायर वालिद के पास जाता है और कहता है कि बुरा ना मानो तो आप एक बार माल चेक कर लो, फिर हम बिजनेस डील फाइनल करेंगे, क्योंकि मुझे किसी और से मिलने जाना है। फिर आप और आपका भाई चाहे जितनी भी देर यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। बाय द वे आपका भाई नासिर दिखाई नहीं दे रहा। फिर वलीद कहता है कि वो आपके दिए हुए तोहफे के मजे लेने गया है। इतने में नासिर वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने गार्ड को कहता है यहीं पर रुको, किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर वो टेरेसा के पास जाता है और कहता है कि तुम तो तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। फिर वो अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी सुसैन वहाँ पर आ जाती है और कहती है पैंट जहाँ है वहीं रहने दो, वरना नींबू मिर्च गई। फिर नासिर कहता है कि गोली की आवाज सुनकर मेरे बाकी के आदमी यहाँ पर आ जाएंगे और फिर वो तुम दोनों को भी मार देंगे। दूसरी तरफ रिचर्ड गोडाउन में जाता है और वहां जाकर बंदूकों की पेटियां खोलकर चेक करने लगता है। फिर वो एक पेटी में से शॉटगन उठाता है और बहुत सारी गोलियां अपनी जेब में भर लेता है। लेकिन इतने में वहां पर जॉनी सिन्स और उसके आदमी आ जाते हैं जो कि माल चेक करने के लिए आए थे। फिर रिचर्ड उन तीनों को ही ठोक देता है। गोली की आवाज नियली को भी सुन जाती है और सुसैन को भी। फिर नासिर अपने आदमी को आवाज देता है, लेकिन उसके आने से पहले ही सुसैन उसकी नींबू मिर्च उड़ा देती है। फिर वो उसके आदमी बिलाल को भी मार देती है। फिर वो टेरेसा को लेकर वहां से निकल जाती है। इतने में रिचर्ड अपनी गन लेकर घर के अंदर घुस जाता है और वहां पर तहलका मचा देता है। उस समय म्यूजिक की आवाज इतनी तेज थी कि पार्टी में किसी को भी गोलियां चलने की आवाज सुनाई नहीं देती। अब नियली भी अपनी गन निकाल लेती है और घर के अंदर जाने लगती है। पता तो क्वीन को भी था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए वो पार्टी में जाता है और अपने एक बायर को गोली मार के उससे उसका बैग छीन लेता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर पार्टी में अफड़ा तफड़ी मच जाती है और सब लोग अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागने लगते हैं। फिर विल रिचर्ड को कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं इन्हें रोकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने लगता है रास्ते में उसको क्वीन मिल जाता है। फिर क्वीन उसको कहता है कहाँ भाग रहे हो बच्चे, मुझे तुम्हारी जरूरत है, चलो मेरे साथ। फिर वो रिचर्ड को ऑफिस में लेकर जाता है क्योंकि वो वहाँ पर हथियार लेने के लिए आया था। लेकिन तभी वहाँ पर बैक भी आ जाता है और क्वीन पर बंदूक तानकर कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो और हथियार फेंक दो। फिर क्वीन अपनी गन नीचे रख देता है, लेकिन रिचर्ड देखता है कि उसके पापा ने वही खिलौना गन पकड़ी हुई है जो उसने अपने पापा को गिफ्ट दी थी। फिर देखते ही देखते गन की टूटी हुई नली वापस से टूटने लगती है और क्वीन समझ जाता है कि ये नकली बंदूक है। फिर वो अपनी गन उठाता है और बैग के सीने में सारी की सारी गोलियां ठोक देता है। लेकिन इतने में रिचर्ड जमीन पर पड़ी हुई ऑटोमेटिक गन उठाता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, लेकिन क्वीन बचकर भाग जाता है। फिर मरते मरते बैक अपने बेटे को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे जीते जी तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी गोलियों की आवाज सुनकर नियली भी वहां पर आ जाती है और रिचर्ड को रोता हुआ देखकर दुखी हो जाती है। तभी क्वीन का सामना रिचर्ड से हो जाता है, लेकिन रिचर्ड उसे ठोक पाता इससे पहले ही क्वीन का एक आदमी रिचर्ड पर गोलियां चलाने लगता है और मौका देखकर क्वीन भाग जाता है। फिर जब वो बाहर जाता है तो इतने में वहां पर रशियन माफिया भी आ जाता है। फिर रशियन माफिया कहता है कि तुम नहीं आए इसीलिए मुझे आना पड़ा, बोल मेरे पैसे कहाँ हैं? रशियन माफिया अपने आदमियों को कहता है ले चलो इसे, लेकिन इतने में पीछे से रिचर्ड आ जाता है और कहता है कि सॉरी दोस्तों, ये मेरा शिकार है, मुझे तुम लोगों से कोई दिक्कत नहीं, इसलिए चुपचाप इसको छोड़कर यहाँ से फूट लो। माफिया कहता है तुम अकेले हो,
और हम सबके पास हथियार है। लेकिन तभी वहाँ पर एक एक करके उसके दोनों साथी भी आ जाते हैं। फिर माफिया कहता है, देखो मुझे भी लोगों को जवाब देना पड़ता है, मुझे इससे पैसे लेने हैं, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता। फिर नीली वहाँ पर नोटों से भरा हुआ बैग लेकर आती है और कहती है कि तुम क्वीन को छोड़ नहीं सकते, तो इन पैसों के बदले बेच तो सकते हो। माफिया कहता है, यंग लेडी, अगर मैं पैसे और क्वीन दोनों को ही ले जाऊं तो? नीली कहती है, तो तुम खाली हाथ जाओगे। फिर वो ग्रेनाइट की पिन निकालकर उसको डराने लगती है। फिर माफिया कहता है, हमें तो पैसों से मतलब है, इस लंगूर का क्या करेंगे? फिर वो अपने आदमी को इशारा करता है और वो नोटों से भरा हुआ बैग उठा लेता है। फिर माफिया क्वीन को वहीं पर छोड़कर अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। फिर नीली बताती है कि ये बॉम्ब नहीं बल्कि बैग की टेबल पर पड़ा हुआ पेपर वेट था। फिर विल रिचर्ड को संभालने के लिए चला जाता है। सुसैन कहती है, मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ, तब तक तुम देख लो इसका क्या करना है। नीली कहती है, बॉस करो जो तुम्हें करना है, और फिर वो चली जाती है। फिर रिचर्ड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि मैं कौन हूँ? क्वीन कहता है, नहीं। फिर रिचर्ड कहता है, तुम्हें डोमिनिक कोल तो याद ही होगी। फिर कोल का नाम सुनकर क्वीन को रिचर्ड भी याद आ जाता है कि इसी ने मुझे पहले ठोका था। फिर रिचर्ड कहता है, लगता है अब तुम्हें मैं याद आ ही गया, और फिर वो क्वीन को फिर से ठोक देता है। फिर अगले दिन वहाँ पर पुलिस और FBI की टीम आ जाती है। फिर रिचर्ड को कहता है, अब तुम अपना सपना पूरा करो, जहाँ जाना है जाओ, कार का टैंक मैंने फुल कर दिया है। FBI वाले कुछ घंटों में ही तुम्हारे पापा के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, इसलिए घर में जितना भी कैश पड़ा है सब का सब ले जाओ। आज तुम्हारा सपना पूरा करने का दिन आ गया है। फिर रिचर्ड कहता है, मुझे खुशी है कि मैं अपने पापा को एक अच्छे इंसान के रूप में देख पाया। फिर रिचर्ड कहता है कि अगर तुम बीते हुए कल के दर्द के बारे में सोचोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, तुम मेरी तरह उभर नहीं पाओगे। फिर रिचर्ड पूछता है कि जब तुम अपने दिमाग से बुरी यादों को निकाल नहीं पाते तो तुम क्या करते हो? रिचर्ड कहता है, उन बुरी यादों की वजह ढूंढता हूँ और फिर उनको मार देता हूँ। फिर वहाँ से बाहर जाते समय उसको विल मिलता है। फिर वो विल को कहता है कि अब तुम रिटायरमेंट ले लो और अपनी बीवी के साथ समय बिताओ। फिर विल कहता है, अपना ध्यान रखना रिचर्ड। फिर सुसैन उसके पास आती है और कहती है कि नीली और तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं आएगा। मैंने सबको सच बता दिया है कि तुम एक्स मिलिट्री से हो जो इस केस पर अपना काम कर रहा था, और इसमें तुम्हारा पुराना संदिग्ध भी काम कर रहा था, और यहाँ पर जो तुमने गोलियां चलाई है वो तुमने अपने बचाव में चलाई है, और क्वीन को भी तुमने नहीं बल्कि रशियन माफिया ने मारा है। फिर रिचर्ड उसको शुक्रिया कहता है। फिर सुसैन कहती है, क्यों ना हम बिछड़ने से पहले एक बार फिर से शाकालाका बूम बूम खेलें, क्योंकि मैं वैसी 7 जन्मों वाली वाइफ नहीं बनना चाहती। फिर रिचर्ड कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही कहता। फिर सुसैन उसको चूम लेती है और कहती है कि अपना ध्यान रखना। फिर जब रिचर्ड नीली के पास जाता है तो नीली पूछती है कि तुमने उसका दिल तो नहीं दुखाया? रिचर्ड कहता है, मैंने मौका ही नहीं दिया। फिर नीली कहती है, तुमको देखकर लग रहा है पोली ने तुम्हारी अच्छी पिटाई की है। रिचर्ड कहता है, उतनी नहीं जितनी मैंने की है। हमारी लड़ाई मूवी ज्ञान के सब्सक्राइबर्स को हमेशा याद रहेगी। फिर नेक्स्ट डे सुसैन और विल अपने शहीद हो चुके साथी स्टीवन एलियट के घर जाते हैं ताकि उसकी फैमिली को सम्मान दे सके। फिर रिचर्ड भी बैग के गोडाउन में खड़ी मोटरसाइकिल उठा लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी रिचर्ड अपने पापा के जोड़े हुए सभी पैसे बैग में भर लेता है और अपने पापा की वो टूटी हुई गन भी जो उसने उनको तोहफे में दी थी। सारा काम निपटाने के बाद विल अपनी वाइफ के पास चला जाता है और कहता है कि अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहूंगा। फिर सुसैन टेरेसा को लेकर उसकी दादी के घर जाती है। फिर जैसे ही वो अपनी दादी से मिलती है उसकी दादी फूट फूट कर रोने लगती है। अब रिचर्ड और रिचर्ड दोनों ही अपने ना खत्म होने वाले सफर पर निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था रिचर्ड उन लोगों का वंशज है जो एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में जरूर बताना, और आपकी तरह मुझे भी इंतजार रहेगा कि कब इसका सीजन 4 आए और मैं उसको बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए ला सकूं। आपको स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।